हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, आज हम आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री में बेटा यदि आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को ले लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बताएं उसको बेटा नोट करेंगे। और आपको हम ही बता दें, आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, ये जो टॉपिक है यह विशेष करके कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक बंध किसे कहते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और बंध के प्रकार के विषय में चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे तैयार रहें, शुरू किया जाए। सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल अलर्ट रहिए। एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे, पूरा क्लियर करेंगे आज। सभी बच्चे तैयार रहें, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक बंध तथा आणविक संरचना के विषय में हमको चर्चा करना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है रासायनिक बंध, सबसे पहले हम रासायनिक बंध के विषय में चर्चा करेंगे कि रासायनिक बंध किसे कहते हैं। इसको हम बेटा केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। रासायनिक बंध को हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना है कि रासायनिक बंध कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक परमाणु जिस आकर्षण बल से बंधे होते हैं उसी को हम रासायनिक बंध के नाम से जानते हैं। दो एटम हैं, मान लीजिए एक एटम ए है, एक बी है, इसका भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन होगा। जिस आकर्षण बल से बेटा बंधेंगे उसी को तो हम बंध कहेंगे। ए और बी ने क्या किया? ए और बी एक दूसरे से बंधे, जुड़े, इसके इलेक्ट्रॉन ही तो आपस में जुड़े होंगे, उसी को हम बंध कहेंगे। माने टू आर मोर एटम आर अटैच, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। दो या दो से अधिक एटम जिस आकर्षण बल से बंधते हैं बेटा उसी को रासायनिक बंध के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो रासायनिक बंध को समझने के लिए सबसे पहले बेटा हमको संयोजकता के विषय में चर्चा करना होगा, क्योंकि जब तक संयोजकता आपको नहीं पता होगा तब तक रासायनिक बंध और उसके प्रकार के विषय में हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि बेटा बंध में होता क्या है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ना वही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। तो सबसे पहले हमको संयोजकता पढ़ना होगा। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं, नोट करें। वैलेंसी, इसको हम संयोजकता कहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड में हम संयोजकता पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है संयोजकता, संयोजकता किसे कहेंगे उसके विषय में हमको अध्ययन करना है। बिना संयोजकता के पढ़े रासायनिक बंध को आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? संयोजकता पढ़ेंगे। ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस समय आप पढ़ रहे हैं, संयोजकता। संयोजकता है क्या बेटा? इसको इंग्लिश में हम वैलेंसी कहते हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं। संयोजकता है क्या, इसके विषय में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो संयोजकता को बेटा हम इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है, लैटिन शब्द वैलेंटिया, वैलेंटिया, इसका मीन्स होता है पावर और कैपेसिटी। संयोजकता को वैलेंसी कहेंगे। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द वैलेंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बेटा पावर या कैपेसिटी। पावर को हम सामर्थ्य कहते हैं और जो कैपेसिटी होगा उसको हम क्षमता कहेंगे।
तो संयोजकता को हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी एटम की संयोजन क्षमता जितनी होती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। हम लिख सकते हैं किसी, सभी बच्चे लिखते हैं साथ में, किसी परमाणु की संयोजन क्षमता, किसी परमाणु की संयोजन क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता की परिभाषा हमने लिख दिया है, इसको नोट करें सभी लोग। किसी परमाणु की संयोजन क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है, इस संयोजकता की परिभाषा है। किसी परमाणु की संयोजन क्षमता, कोई परमाणु है जितने अन्य परमाणुओं के साथ साझा करेगा, बंध बनाएगा, जुड़ना चाहेगा, वही उसकी संयोजकता होगी। जैसे संयोजकता को हम कहते हैं संयोग करने की क्षमता, किसी परमाणु का दूसरे परमाणु से संयोग करने की क्षमता ही संयोजकता है, इसको हम कहते हैं संयोजकता। किसी परमाणु का अन्य परमाणुओं से संयोग करने की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान दें, किसी भी अणु में परमाणु जितने बंध से जुड़े होते हैं उसी को हम संयोजकता कहते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मेथेन एग्जाम्पल है, मेथेन में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है देखिए। तो आपने कहा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, कार्बन को C से लिखते हैं, उसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कितने हाइड्रोजन है? 4। हाइड्रोजन के पास भी 4, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 हाइड्रोजन है, दिखा दीजिए। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन ही चारों हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करेंगे, क्योंकि कार्बन का अष्टक भी नहीं पूरा है। कार्बन अपने अष्टक पूरा करने के लिए जितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जितना बंध बनाएगा, वही उसकी संयोजकता होगी। तो कार्बन क्या कर रहा है? 4 हाइड्रोजन से सह संयोजक बंध बना रहा है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होगी। ठीक है, क्या कहेंगे? किसी भी अणु में परमाणु जितने बंध से जुड़ा होता है वही उसकी संयोजकता होती है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय हम पढ़ रहे हैं, संयोजकता। ठीक है ना? संयोजकता को सभी बच्चे नोट करें। किसी भी अणु में जो परमाणु है अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना बंध बनाता है वही उसकी संयोजकता होती है। यह भी कह सकते हैं किसी भी अणु में परमाणु के जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वही उसकी संयोजकता होगी। हम और भी एग्जाम्पल दे करके संयोजकता को क्लियर करेंगे। सभी बच्चे ध्यान देते रहें, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो बताया जाए उसको नोट करिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन इसको O2 से लिखते हैं। आपने कहा ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन है, मान लीजिए। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है बेटा, 2 6। इसके भी बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अष्टक नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट होंगे या एटम होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के पास उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इस समय काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ऑक्सीजन जो एटम है ना, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाएंगे, इससे और इसके। ऐसा करने से अष्टक पूरा होता है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। माने ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। किसी भी अणु में
परमाणु के जितने इलेक्ट्रॉन बेटा बंध बनाने में भाग लेते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। या ये भी कह सकते हैं किसी भी अणु में परमाणु जितने बंधों द्वारा जुड़े होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। सही है ना? क्लियर है? बहुत ही आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, एकदम रिलैक्स रहना है। किसी भी अणु में परमाणु जितने बंध द्वारा बंधे होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन परमाणु जरा देखो कितने बंध से जुड़ा है? 2 से। तो ऑक्सीजन की संयोजकता बेटा 2 होगी। इसमें जो है ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी कितनी होगी? 2 होगी। आ रहा है समझ में? एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे N2 की बात करते हैं। एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बेटा 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 5 बाह्य कोश में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन की बेटा कमी है क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसी के लिए इसके 3 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? बंध बनाया, बंध बना लिया। तो यहाँ N2 अणु में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगी क्योंकि N2 में जो नाइट्रोजन परमाणु है आपस में 3 बंध द्वारा जुड़े हैं। इसका मतलब किसी अणु में परमाणु जितने बंध द्वारा जुड़े होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। इसमें जो N2 है इसकी जो संयोजकता होगी इसमें 3 होगी। कितनी होगी संयोजकता? 3। माने किसी अणु में परमाणु जितने बंधों से जुड़े होते हैं वही उसकी संयोजकता होगी। तो N2 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। आ रहा है समझ में? या ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी अणु में एटम के जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वही उसकी संयोजकता होगी। तो नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन बेटा बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। हमने 2-3 एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। जैसे H2 अणु की बात करते हैं तो H2 अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों साझा कर लिया। अब क्या हुआ? 1 1 2 1 1 2। दोनों एटम के बीच में कितना बंध है? 1 बंध है। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। सभी बच्चे, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा संयोजकता किसे कहते हैं। उसके 2-3 एग्जाम्पल लेकर के हमने संयोजकता को क्लियर किया है। इसको सभी बच्चे नोट कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक केमिस्ट्री का बेसिक है, क्योंकि जब तक संयोजकता नहीं पता होगा तब तक बेटा आपको रासायनिक बंध कहते किसे हैं, रासायनिक बंध बनता कैसे है, रासायनिक बंध के प्रकार के विषय में पता नहीं चलेगा। उसके लिए पहले आपको संयोजकता पढ़ना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद हम चलते हैं आगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन के विषय में चर्चा करेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, उसके विषय में हमको चर्चा करना है। तो अगला जो पॉइंट हमारा है संयोजी इलेक्ट्रॉन, इस समय हम केमिकल बॉन्डिंग, जो कि केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें वैलेंसी, केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब जितने भी टॉपिक हैं इसी चैप्टर में है। तो ये जो चैप्टर है कक्षा 10 के बच्चों के लिए, 11 और कक्षा 12 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम सीखेंगे अब संयोजी इलेक्ट्रॉन। नोट करें सभी बच्चे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं उसी के विषय में हमको चर्चा करना है। इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे नाम से ही क्लियर है, किसी भी परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। माने किसी भी एटम के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हैं, लिखते रहे साथ में सभी बच्चे। किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। लिख लें सही बच्चे इसको। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, ध्यान दें, किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। माने कोई एटम है, जैसे नाइट्रोजन ही है, उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 होता है उसका 2 5। तो बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को बेटा हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसको नोट करिए सभी लोग। उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 2 प्रकार का होता है। हम टाइप की बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 2 टाइप का होता है। पहला ध्यान दें, बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो है इसको हम नॉन बॉन्डिंग कहेंगे, नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2 प्रकार का होगा। पहले को हम बंधी बोलते हैं, दूसरे को अनाबंधी। बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन, पहले का नाम है बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन, अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बेटा 2 टाइप के होते हैं। पहला है बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा है नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो एक एक चीज़ क्लियर करेंगे हम आपके सामने। सबसे पहले हमको बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझना है, उसके बाद फिर नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ध्यान दें। किसी भी एटम के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी एटम के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उसी को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और किसी एटम के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं बेटा, उसी को हम अनाबंधी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें क्या हो, बंधी इलेक्ट्रॉन हो। एग्जाम्पल है जैसे CH4, ठीक है। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मिल करके बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 4 हुआ। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे। चूंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है बेटा, 2 4। कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। हमने दिखाया, देखो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4। और चारों इलेक्ट्रॉन बंध बना रहे हैं, चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब हुआ बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में स्थित वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उसी को हम बेटा बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बंधी माने जो इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन माने किसी एटम के बाह्य कोश में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसका मतलब होगा उसी को बेटा हम बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा है अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे नाम से क्लियर है, संयोजी इलेक्ट्रॉन माने किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अनाबंधी माने जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उसको अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर से सुन लें, नोट कर सकते हैं। किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित बेटा वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उन्हें हम अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, NH3 की बात हमने किया था अभी। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 5 हुआ। अब नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में नहीं भाग लेते हैं, नाइट्रोजन के 3 ही इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं। चेक करें, 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, बंध बना लिया। इसका ऑक्टेट भी पूरा हुआ। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 हैं, 3 हाइड्रोजन से बंध बना लिया। अब काउंट करें, 1 2, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ। तो नाइट्रोजन के बेटा 3 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन कौन सा, बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ, और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उसे बोलेंगे अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर, 2 पॉइंट सामने आया, एक बॉन्ड पेयर होता है, दूसरा लोन पेयर होता है। क्या क्या सामने आया, पहला है बेटा बॉन्ड पेयर, दूसरा है लोन पेयर। क्या है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ध्यान दें। किसी भी एटम के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं उसे हम बॉन्ड पेयर कहेंगे, और किसी भी परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध फॉर्मेशन में बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उसे हम लोन पेयर के नाम से जानते हैं। तो सभी बच्चे इसको ध्यान दें, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या कहेंगे, अमोनिया में हम देखते हैं 3 बेटा बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन है ना नाइट्रोजन के पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसी को हम लोन पेयर कहते हैं। आगे समझ में, फिर से सुन लें, किसी भी परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं उसी को बेटा हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, और किसी भी एटम के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उसी को हम लोन पेयर या बेटा अनाबंधी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। हमको विश्वास है कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के प्रकार के विषय में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे बेटा H2O की बात करते हैं। H2O, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हो गया, 2 4 2 6। ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग ले रहा है। काउंट करें, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो 2 हाइड्रोजन से पूरा कर लिया। इस समय इसकी वैलेंसी भी पूरी है, इसका अष्टक भी पूरा है, ठीक है। इस समय ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तो जो बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा इसमें 2 होगा, और जो अनाबंधी होगा बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, माने 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन को हम 1 लोन पेयर कहेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है 2 लोन पेयर। माने किसी भी परमाणु का वह इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है उसी को लोन पेयर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेगा उसी को बॉन्ड पेयर कहेंगे। माने बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं H2O में, 2 हैं, और अनाबंधी कितने हैं, 2 हैं। इसको आप समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इंटर के बच्चे भी नहीं समझ पाते, कक्षा 12 के बच्चे भी अभी अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पूछा जाए तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए हमने ये टॉपिक आपके लिए बनाया है, अच्छे से आप समझें कि वैलेंसी किसे कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन और अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं, कैसे निकालते हैं, पूरा प्रयास हमने किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सही बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस समय हम केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग आपको बता रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में बैलेंसी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के विषय में चर्चा करेंगे। पूरा प्रयास हमारा है कि आप तक बेहतर हम पहुंचाएं, अच्छे से पॉइंट को समझाएं। उम्मीद है आपको समझ में आ भी रहा है, इसको सही बच्चे नोट कर लें। नोट हो गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये समझना है कि जो रासायनिक बंध होता है बेटा क्यों होता है, रासायनिक बंध क्यों होता है या रासायनिक बंध बनता क्यों है, और रासायनिक बंध के प्रकार के विषय में हमको चर्चा करना है। सभी बच्चे तैयार रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय चल रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री में बेटा यदि वैलेंसी और केमिकल बॉन्ड मीन्स रासायनिक आबंधन आपको नहीं पता है, रासायनिक आबंधन मीन्स बंध होता है, यदि आपको बंध नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत होगी। तो सभी बच्चे वीडियो को देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। केमिस्ट्री बेटा प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, ये जो विषय है ना इसमें बहुत प्रैक्टिस करना होगा।
कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पूरा रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसे ही ओरल रिएक्शन को लिखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अब हम सीखेंगे, ध्यान दें, केमिकल बॉन्ड जो चैप्टर का नाम है, केमिकल बॉन्ड है क्या? दो या दो से अधिक एटम जिस आकर्षण बल से बंधे होते हैं उसी को बेटा हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। दो एटम आपस में जिस आकर्षण बल से बंधेंगे ना उसी को हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉपी में नोट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी बात का प्रभाव पड़ रहा है, हमारे पढ़ाने की शैली आपको समझ में आ रही है, तो हमारे और आपके विचारों में एक बंध बन रहा है। वो बंध दिखाई नहीं दे रहा है, विचारों का बंध, मैं जो हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, आप उसको नोट कर रहे हैं, वीडियो को बार बार देख रहे हैं। और जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंचता है, आप क्या करते हैं, खोल करके देखते हैं। यही है केमिकल बॉन्ड। दो या दो से अधिक एटम, माने आप हैं, हम हैं, तो कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा हमारा और एक बंध बना। आपने वीडियो को देखा, नोट किया, बातें समझ में आई और कमेंट भी आपने किया, तो क्या है, केमिकल बॉन्ड है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक एटम जिस आकर्षण बल से बेटा बंधे होते हैं उसी को हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। केमिकल बॉन्ड, ये बेटा केमिकल बॉन्ड मीन्स बॉन्ड बनता क्यों है? एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। लुईस का एक अष्टक नियम है कि हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी एटम होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड का टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ध्यान दें, मुख्य रूप से केमिकल बॉन्ड जो होगा 3 प्रकार का होगा। पहला है आयनिक बॉन्ड, पहला है बेटा आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। रासायनिक बंध 3 प्रकार का होता है। पहले का नाम है आयनिक बंध, इसको हम बेटा वैद्युत संयोजक बंध के नाम से भी जानते हैं, वैद्युत संयोजक बंध। और जो दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध के नाम से जानते हैं। जो तीसरा है उप सह संयोजक बंध, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानेंगे। तो बेटा रासायनिक बंध मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैद्युत संयोजक बंध, सह संयोजक बंध और उप सह संयोजक बंध। तो बच्चों आज हम वैद्युत संयोजक बंध के विषय में अब चर्चा करेंगे। तैयार हो जाइए सभी लोग, बी अलर्ट, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही अच्छा करेंगे आप। पूरा कॉन्फिडेंस हमें है कि आप बेहतर करेंगे, क्योंकि हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, पूरी केमिस्ट्री को हम क्लियर कर रहे हैं, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। क्योंकि रेगुलर कक्षा 12 के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। इस समय कार्बोक्सिलिक अम्ल चल रहा है और संडे रविवार के दिन विशेष करके स्पेशल क्लास हम कक्षा 10, 11 और 12 के बच्चों के लिए भी उपलब्ध करा रहे हैं। पूरा प्रयास हमारा है कि हमारे कक्षा 10 के बच्चे, 11 के बच्चे और कक्षा 12 के बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, केमिस्ट्री समझ में आए। रसायन विज्ञान सब लोग कहते हैं बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता है, तो 12 वाले तो पढ़ रहे हैं, कक्षा 11 और 10 वालों के लिए भी हमने पूरा प्रयास किया है। ये जो टॉपिक है कक्षा 10, 11, 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिसको केमिस्ट्री बेटा बिल्कुल नहीं आती है वो इसको देखें और समझने का प्रयास करें। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको यह पॉइंट समझ में आए, ठीक है। तो हम वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बॉन्ड के विषय में बेटा आप चर्चा करेंगे।
सभी बच्चे तैयार रहें, ध्यान देते रहें। जैसे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएं उसको नोट भी करते रहिए। नोट करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और एक बार बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना तो बहुत ही अच्छा करेंगे आप। ठीक है, आपको सकारात्मक सोच रखनी है और बिल्कुल घबराना नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन समय दूर नहीं है कि आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, कंपटीशन में क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि सोच अच्छी है तो आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, आपको हम बताए भी थे, जॉन डीवी का एक स्टेटमेंट है, देयर इज नो ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क बट क्वालिटी कैन नॉट ओवरलुक। कठिन परिश्रम का बेटा कोई विकल्प नहीं है। योग्यता को हम छिपा नहीं सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है, हमको पता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करना होगा। बिना अभ्यास के कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि जितने भी सफल हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे आईआईटीज हों या नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस की डिग्री लिए हों, सबने कठिन परिश्रम किया है, मेहनत किया है। लक्ष्य प्राप्त करना है तो मेहनत करना होगा। अच्छा मौका है, बार बार मौका मिलेगा नहीं, इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ लगे रहें। जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं उसको आप नोट करिए, बार बार वीडियो को देखिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। वैद्युत संयोजक बंध आज हम पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, क्या है आयनिक बॉन्ड, उसी के विषय में चर्चा करना है। ध्यान दें, ये जो बंध होता है, बंध के लिए क्या आवश्यक है? दो एटम होने चाहिए ना। क्या एक अकेले एक एटम के बीच बंध बनेगा? नहीं, कम से कम दो लोग होंगे या दो एटम होंगे तभी तो बंध बनेगा। ठीक है, तो बंध में होगा क्या? पहले टाइप का बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। कहेंगे क्या? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इन द मॉलिक्यूल। किसी भी अणु में परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसको कहते हैं बेटा वैद्युत संयोजक बंध। नोट करें सही बच्चे, नोट करिए, क्या लिखेंगे आप? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजी बंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल दे के हम समझते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे NaCl है, Na जो है सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281। Cl का एटॉमिक नंबर 17 है बेटा, 17 287। ध्यान दें, सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता अगर और Cl 1 इलेक्ट्रॉन पा जाता तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता ना। हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो Na ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। किसको दिया? Cl को दिया। अच्छा, देने से क्या फायदा हुआ? जैसे ही सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह सोडियम प्लस माने 28 होगा, और Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 288। उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 2 4 2 6 2 8। कौन सा कंपाउंड हुआ? आयनिक कंपाउंड। कौन सा बंध हुआ बेटा? आयनिक बॉन्ड हुआ। और एक कंडीशन है, यह बंध कब बनता है उसकी बात हम कर देते हैं। एक बेटा मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा। एक धातु होगा, दूसरा अधातु होगा, तभी यह बंध बनेगा। हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। कंडीशन सभी बच्चे नोट करें कि आयनिक बंध बेटा कब बनता है। हमेशा नहीं बनेगा, उसके लिए कंडीशन है। एक धातु होगा, दूसरा अधातु होगा, तब यह आयनिक बंध बनेगा। धातु जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटा, अधातु उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। धातु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अधातु उतना इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसा करने से दोनों का अष्टक पूरा होगा। ऐसे कंडीशन में आयनिक बंध बनता है। सही है ना? देखो यहाँ
सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऐसा करने से इसके बाह्य कोश का विन्यास देखो 2 8 2 8, 1 ले लिया 2 8 8, ठीक है। ऐसा होने से दोनों का अष्टक पूरा हो गया। ऐसे कंडीशन में आयनिक बॉन्ड बनता है, सही है ना। जरा डिफिनीशन पे आइए, जो पॉइंट हमने अभी बताया आपको। देखो, परमाणुओं के मध्य माने 2 परमाणु होने चाहिए। बंध कब बनेगा? जब 2 एटम होंगे ना भाई। विचारों का बंध कब बनेगा? जो पॉइंट हम बता रहे हैं, जब आप वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, तब तो बंध बनेगा, विचारों का बंध बनेगा। नहीं देखते हैं तो कोई बंध नहीं। हमारा प्रभाव आप पर कब पड़ेगा? जब आपको हमारा पढ़ाया हुआ पॉइंट समझ में आएगा, हर टॉपिक क्लियर होगा, तो कहीं न कहीं जैसे ही वीडियो को अपलोड करेंगे आपके दिमाग में आएगा कि आज तो वीडियो आ गया है, आज का टॉपिक ये है, चलो देखें। क्योंकि अच्छा बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं पूरा। तो वही है, माने एक मेटल एक नॉन मेटल, परमाणुओं के मध्य माने 2 परमाणु होने चाहिए बंध बनने के लिए। एक कंडीशन क्लियर हो गया। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया नॉन मेटल को, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है बेटा, उसी को हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आयनिक बॉन्ड को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे एरो से दिखाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया नॉन मेटल को। ऐसा करने से दोनों का अष्टक पूरा हो गया। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, 2 भाई हैं, ठीक है ना। 2 पेन खरीदना है उन्हें। एक भाई के पास 11 रुपया है बेटा, एक के पास 9 रुपया है, और जो पेन है वो 10 रुपये का है। तो बड़ा भाई क्या करेगा? अब क्योंकि 10 रुपये का पेन है, 11 रुपये ले क्या करेगा? वो सोचेगा 1 रुपया छोटे भाई को दे दें तो उसके पास भी 10 हो जाएगा, हमारे पास भी 10 हो जाएगा, हमारे पास 11 है ना। तो छोटे भाई को 1 रुपया मिल गया तो उसके पास भी 10, बड़े या छोटे दोनों के पास 10 हो गया, तो दोनों ने पेन खरीद लिया। ऐसी बंध को बेटा हम आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। आ रहा है समझ में? एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। बड़े भाई को हमेशा देना चाहिए और छोटे भाई को लेना चाहिए, यही नियम है, सही है ना। जो बड़ा है उसको त्याग होना चाहिए, और छोटे भाई जब जिद करें तो आपको झाड़ा नहीं करना है। बड़े भाई को हमेशा दयाशील विनम्र होना चाहिए, और छोटा वाला अगर शरारती है तब भी चलेगा। तो बड़े भाई ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और छोटे ने ले लिया। ऐसा करने से दोनों को फायदा है। इस प्रकार के बंध को बेटा हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। सभी बच्चे नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड की बात करने चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इजी भी है, बिल्कुल कठिन नहीं है। पूरा प्रयास हमारा है कि अच्छे से आपको समझाएं। रेगुलर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपको मिल भी रहा है। देखते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो हमारा टॉपिक क्या है? सेकंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान दें, इसको हम सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। सहसंयोजक बंध। दूसरे टाइप का जो केमिकल बॉन्ड है उसे हम सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। डिफिनीशन पे आते हैं कि सहसंयोजक बंध है क्या बेटा, ध्यान दें। परमाणु के मध्य, हम बार बार परमाणु की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बंध बेटा तब बनेगा जब 2 एटम होंगे। 20 बार हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, बिल्कुल घबरा नहीं है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है, जैसे एक एटम ए है, एक बी है, ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास 1 इलेक्ट्रॉन। ए भी अकेला है, ये भी अकेला है, दोनों क्या करेंगे? आपस में साझा करेंगे। साझा करेंगे तो बंध बनेगा ना। इस बंध पर दोनों का अधिकार होगा। जब एक गिनेंगे 1 1 2, इसका 1 1 2, माने सहसंयोजक बंध किसे कहेंगे? ध्यान दीजिए, परमाणुओं के मध्य, माने 2 परमाणु होने चाहिए। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, समान इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। सह माने साथ साथ, संयोजक माने संयोग करके, बंध माने जो बंध बनता है
माने एक से अधिक परमाणु साथ साथ समान इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो बंध बनाते हैं उसे हम सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इन द मॉलिक्यूल, शेयरिंग समझते हैं ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ बेटा 5 रुपया है आपके पास, 5 हमारे पास, 10 रुपए का पेन मिल रही है, क्या करेंगे, आपसे भी 5 हम ले लेंगे, कहेंगे लाइए भाई चलो पेन ले लेते हैं, 2 दिन हम लिखेंगे 2 दिन आप लिखेंगे। अब वो अलग चीज़ है कि 2 दिन में हम पेन समाप्त कर दें, पेन खत्म हो जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन बिना साझेदारी काम नहीं होगा। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, 50-50 का आंकड़ा होता है, 50% हम लगाएंगे 50% आप लगाएंगे, तभी व्यवसाय शुरू होगा। माने दोनों लोग साझा करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो होगा समान होगा, उसको हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे O2 की बात करते हैं, 2 ऑक्सीजन है ना एटम, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बेटा 8 होता है, 2 और 6, बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके भी बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। माने सहसंयोजक बंध बेटा कब बनेगा, जब दोनों नॉन मेटल होंगे, दोनों अधातु होंगे, दोनों का अष्टक नहीं पूरा होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे और समान इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, ऐसे कंडीशन में सहसंयोजक बंध बनता है। माने परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। परमाणु के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसको हम सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। तो होगा क्या, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ने आपस में क्या किया, साझा कर लिया। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। किस प्रकार का बंध है बेटा, सहसंयोजक बंध है। ठीक है, परमाणु के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। ऑक्सीजन का भी 2 एटम, इस ऑक्सीजन परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके बंध बनाए हैं। बंध बनाने के बाद ऑक्टेट भी पूरा हो जाए, आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, माने 2 लोग मिलकर के व्यवसाय शुरू करें तो व्यवसाय शुरू हो जाए। ये ना हो कि दोनों लोग मिल करके व्यवसाय शुरू करें और पैसे की कमी हो जाए, तो आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई तो फायदा नहीं हुआ आपको। तो 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो बंध बनाएंगे बेटा उसी को सहसंयोजक बंध कहते हैं। कंडीशन, एक मेटल एक नॉन मेटल, दोनों के पास समान इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, ऐसे कंडीशन में सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है ना। तीसरा है बेटा उपसहसंयोजक बंध, उसके विषय में भी चर्चा करना है कि उपसहसंयोजक बंध किसे कहेंगे, उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बेटा हम उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। उपसहसंयोजक बंध, ध्यान दें यह स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। होगा क्या, उपसहसंयोजक बंध के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दें 2 एटम होना चाहिए, ए और बी। ए के पास क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, बी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, माने ए का अष्टक पूरा हो और बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ऐसे कंडीशन में बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से दिखाते हैं। यह पूरा एरो ही बताता है कि ये जो एटम है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दे देता है। ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, H2SO4। H2SO4 की हमने संरचना बना दी है और संरचना को हम समझा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। भाई इसके फार्मूले में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो हमने क्या किया, सल्फर को बीच में रख दीजिए और चारों ऑक्सीजन को उसके बगल में से लगा दीजिए और हाइड्रोजन को बेटा कोने पर लगा दीजिए। और पता है सबके बाह्यकोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको आप दिखा दीजिए, क्योंकि बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। सही है ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दीजिए। ऑक्सीजन के बाह्यकोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, चूंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है 8 होता है, 2 6, तो ऑक्सीजन के बाह्यकोश में 1 2 3 4 5 6 दिखा दिए।
इस ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 1 2 3 4 5 6। सल्फर का भी परमाणु क्रमांक 16 होता है बेटा, 2 8 और 6, इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। सब के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब हमको क्या करना है, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेंगे। तो पहले बॉन्डिंग करिए। हाइड्रोजन के पास एक था, हाइड्रोजन सोचता है कहीं से हमको 2 मिल जाए, एक और कहीं से मिल जाए, तो ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा किया और सहसंयोजक बंध से जुड़ गया। ठीक है, वैसे यहाँ का भी हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया। फिर ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके बाह्य कोश में जरा देखो इस समय कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल बॉन्डिंग के बाद, 1 2 3 4 5 6, एक 7 था, तो इसने सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन से बंध बना लिया। क्यों बंध बना लिया? क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तक हो गया, इसका यहाँ हो गया, इस ऑक्सीजन का भी 8 हो गया। यहाँ सल्फर का काउंट करो इस समय, 1 2 3 4 5 6 7 8, सल्फर के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है सल्फर का। जरा ऑक्सीजन का देखो, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। माने एक एटम का अष्टक पूरा है और दूसरे एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसे कंडीशन में जिसके पास इलेक्ट्रॉन बेटा पर्याप्त है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इस वाले ऑक्सीजन को। वैसे इसमें भी सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे सकता है। इस प्रकार के बंध को बेटा हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। माने जो पहला एटम होगा उसका अष्टक पूरा होगा, दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो जिसके पास ज़्यादा है अपना 2 इलेक्ट्रॉन कम वाले को दे देगा। इस प्रकार के बंध को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसको ऐसे हम एरो से दिखाते हैं, सीधे एरो से। ये पूरा एरो ये बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आ रहा समझ में? माने एक का अष्टक पूरा होगा, दूसरे के पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी होगी। इस प्रकार के बंध को बेटा हम उपसहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल दे करके समझाने का प्रयास किया है। एक और एग्जाम्पल है इस प्रकार के बंध का, HNO3 की संरचना बना रहे हैं। N है, O है, O है, H है और O है। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, सबके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। जितने भी एटम हैं सबके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। फिर क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी अष्टक पूरा करने के लिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाएंगे। चलिए इधर से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 है और इस ऑक्सीजन से बंध बना लिया। अब देखो इसका 1 1 2 पूरा हो गया। अब इस ऑक्सीजन से बात करिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक कमी है, इससे बना लिया। अब इस नाइट्रोजन की बात करिए, इस समय इसके पास 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन कमी है ना, इससे बना लिया। अब इसका चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा है, नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा है और इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, 2 2 4 2 6, अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा बेटा। और जिस बंध से जुड़ेगा उसी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानेंगे। तो हमने आपको 2 एग्जाम्पल दे करके समझाने का प्रयास किया है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेटा किसे कहते हैं, कब बनता है। कंडीशन की बात करेंगे तो हमने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के विषय में आज चर्चा किया है, जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है कि आज हमने संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के विषय में जानकारी दी। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगले लेक्चर में हम जो केमिकल बॉन्डिंग का बचा हुआ पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे। ध्यान दें, क्या क्या बचा है समझना है। अभी हमको ऑक्टेट रूल पढ़ना है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है या मोटी थ्योरी पढ़ना है, वेस्पर थ्योरी पढ़ना है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपटीशन के लिए IIT और नीट में बहुत आता है। तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे। अगले लेक्चर में हम जो केमिकल बॉन्डिंग का बचा हुआ भाग है, तो पार्ट नंबर 1 आज हो गया केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1, और केमिकल बॉन्डिंग का जो पार्ट 2 है
वो बहुत ही जल्दी आपके सामने लेकर के हम उपस्थित होंगे। ऐसे ही लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका बेहतर हो, आने वाले टाइम में आप अच्छा करें। वीडियो को बार बार देखते रहिए और हमें उम्मीद है, विश्वास भी है कि आप वीडियो को देख भी रहे हैं। ऐसे ही लगे रहिए सकारात्मक सोच के साथ। आज के लिए बेटा बस इतना ही। थैंक्स।